नमस्कार। ट्रैवल्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान रजत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जब ये डीटीयू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तब से मैं इसे जानता हूँ। और रजत फिलहाल कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद रिसर्च की दुनिया में डूबा हुआ है और कई सारे रिसर्च कर रहा है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल वो रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी काम कर रहा है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में और एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो रजत, स्वागत है तुम्हारा इस शो में थैंक यू। और ट्रैवर्स के इस शो में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि रजत हमारे साथ बिहार में शिक्षा यात्रा पे निकले थे जब हम लोग एक जस्टिस फाउंडेशन की तरफ से एक शिक्षा यात्रा का आयोजन किए थे। उसमें रजत हमारे साथ था। और उसके पहले रजत ने एक समर इमर्शन प्रोग्राम जस्टिस के साथ किया था, और जहाँ से हमारी जान पहचान की शुरुआत हुई। और उसके बाद से मैं रजत से कई बार मिला, और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और इसका जो रिसर्च होता है वो इतना उम्दा और इतना पक्का होता है कि इससे बात करने में हमेशा मज़ा आता है। तो आज मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी रजत के साथ की बातचीत आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो रजत, सबसे पहले हम अ, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट, एज ए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, जब आप मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में थे तब आप गए थे बिहार। हाँ, सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर में थे तो आप बिहार गए थे। तो वो शायद आपका पहला एक्सपोजर था कि आप बिहार गए, और आप हरियाणा के रहने वाले हो। यस। बिहार गए और वहाँ पे जब आप बच्चों के साथ मिले और वहाँ के बच्चों को जब वर्कशॉप किया, आपने योगा में भी वर्कशॉप किया, तो आपका क्या रिएक्शन था, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी वहाँ से, और वो जर्नी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, मैं ये जानना चाहूँगा। सो सर, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी कि फर्स्ट ईयर में मैं थिएटर करता था, और उस टाइम पे मैं प्रणिति से मिला, जो कि पहले एडजस्टेस में काम कर रहे थे। Correct. उन्होंने मुझे मिलाया, तो क्योंकि मैं खुद हरियाणा के एक छोटे से गांव से आता हूँ, मंडोला से, तो मेरा हमेशा था कि मैं क्या दे सकता हूँ सोसाइटी को वापस। और इवन कॉलेज में आने से पहले भी मैं बहुत ऐसे कोशिश कर रहा था कि ब्रेन को स्टडी करने का, कि ये इन एक्चुअल काम कैसे करता है। और उसकी शुरुआत हुई थी मेरे योगा के फैसिनेशन से, कि किसी ने ये योगा क्रिएट ही क्यों किया। क्योंकि योग को लोग सिर्फ एक्सरसाइज तक लिमिटेड कर देते हैं, बट इन एक्चुअल वो पूरा अष्टांग योग है, उसके मल्टीपल प्रैक्टिसेस हैं। तो मैंने खूब वैसे फिगर आउट किया कि हाँ, क्या हो रहा होगा। फिर जब वो थिएटर के साथ मिक्स हुआ तो उसका थोड़ा और मीनिंग बढ़ गया था। पर असली जो रियलाइजेशन हुआ उसका, और इन दोनों टूल्स को मैं यूज़ कर पाया, वो था एट जस्टिस में आके। तो जब मैं पहली बार मिला तो ऐसा था कि मैं एक मिरर देख रहा हूँ, जैसे आपको मिरर से ही आप अपना चेहरा देख सकते हो। तो वहाँ पे जब पहली बार 6th 8th क्लास के इनके स्टूडेंट्स को देखा, तो ऐसा था कि मैं खुद को ही देख रहा हूँ शायद। और फिर वहाँ पे समझ में आया कि लाइक मेरी क्या प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, और अब इनको मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ पे फिर ये तीनों चीज़ें फ्यूज़ हो गई। फर्स्ट होता है कि आप किसी का बिहेवियर को स्टडी करते हो, तो वहाँ पे फिर थिएटर बहुत काम में आता है कि ये इंसान कहना क्या चाह रहा है, सोच क्या रहा है। फिर आपको योगा से समझ में आता है कि अब इसके अंदर चेंजेस क्या लेके आए जा सकते हैं, क्योंकि योगा पूरा इज ऑल अबाउट लाइक मैनिपुलेटिंग रिदम्स, कि आप रिदम्स को डिजायर्ड वे में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, और उन रिदम से ही आप अपना पूरा सोचने का तरीका, ये सब चीज़ें बदल सकते हो। और फिर उसके साथ ही फिर जब टेक्नोलॉजी मिक्स हुई मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए बच्चों के लिए, जैसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम हो गया, वर्चुअल क्लासेस हो गए हमारे। फिर हमारा एक लोकल इंटरनेट बिल्ड करने का पूरा प्रोजेक्ट था, उस पर काम किया। तो इस तरीके से फिर उसने तो वहाँ से तुम्हें ये जो बच्चों को समझने के बाद, जो मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारा जो ब्रेन के ऊपर जो रिसर्च करने का जो थिंकिंग थी वो और गाढ़ी हुई वहाँ से, मतलब तुमने सोचा कि वहाँ वहाँ के बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद, तो वो क्या वो कुछ उनकी लर्निंग को लेकर तुमने इसके बारे में सोचा कि ये तुम्हें हेल्प करेगा ये स्टडी, या क्या क्या कारण थे कि तुमने हाँ, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम
जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना वो आपको कभी सोचने का मौका नहीं देता है। करेक्ट। क्योंकि ये मुझे वहाँ पे जाके भी रियलाइज हुआ कि आप 1 to 12 आप पढ़ते रहते हो, आपको रहता है कि हाँ आपको एक टारगेट दे दिया जाता है मैक्सिमम कि हाँ आप क्लास में फर्स्ट आ जाओ, आप टॉप कर लो, और इस तरीके से बस वही आपका रिवॉर्ड रहता है। बट आपका रिवॉर्ड कभी ये नहीं रहता कि वो प्रिंसिपल कितना एक्साइटिंग है, या आप उसको पढ़ ही क्यों रहे हो। कि अगर कोई मुझे कहता है कि हाँ वेव्स ऐसे प्रोपोगेट करते हैं, तो मुझे क्यों जानना है वेव्स के बारे में, और मैं क्यों ही सोचूं इन सब के बारे में। तो वहाँ पे एक आपको चांस मिलता है ये सोचने का। और दूसरा एक और चीज़ समझ में आती है कि जो लर्निंग है ना, आप लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन करते हो कि इन एक्चुअल लर्निंग है ही क्या। तब आपको समझ में आता है कि ब्रेन इन एक्चुअल ट्रांसलेट कर रहा है। मतलब आप जो फील करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप उस वर्ल्ड को देखते हो और उसको अपनी लैंग्वेज में उसमें ट्रांसलेट करने के लिए आते हो। तो जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हो ना, तब आपको एक क्वेश्चन करने का मौका मिलता है कि इन एक्चुअल लर्निंग है ही क्या, आप चीज़ों को लर्न कैसे करते हो। तो ये एक ऐसा है कि एक वर्ल्ड है, मतलब आपके पास कोई एल्गोरिदम्स नहीं है ब्रेन में, आप इसको पूरे को डिसाइफर कर रहे हो। आपके पास पैटर्न्स हैं, आपके पास आप कुछ पैटर्न्स के साथ पैदा होते हो, और क्योंकि हर किसी का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अलग रहता है, उसके जो क्लॉक्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स में, उनका रिदम अलग अलग रहता है। तो हर कोई अपने आप में यूनिक है। पर हम क्या करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को ऐसे स्ट्रक्चर किया हुआ है कि एक क्लास बनानी, उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है जो ऐसे डेटा दिए जा रहा है। और अब किसी को कुछ फॉर्म में समझ में आए या ना आए, क्योंकि मैंने तो कभी वेव्स के बारे में कभी बनाया नहीं ना, मैंने कभी न्यूटन ने लॉज बनाए थे, मैंने तो नहीं बनाए। और उसने भी वो अपना वर्ल्ड व्यू देख के क्रिएट किए, वो मेरे वर्ल्ड व्यू में तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर मैं कहीं बिहार में हूँ और वहाँ पे बिहार के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए वो लॉज का मतलब क्या है, उनके लिए कैसे एग्जिस्ट करे वो, और वो उस वर्ल्ड व्यू तक कैसे जाए न्यूटन के। तो वहां पे भी थिएटर समझ में आता है कि एक इंसान के करेक्टर में जब आप घुसते हो ना, तब समझ में आता है कि वो देखता कैसे है, वो सोचता कैसे है। कैसे सोचा? हाँ, न्यूटन ने कैसे सोचा होगा। तब फिर वो लर्निंग का आपका ब्रेक होता है कि हाँ न्यूरॉन्स कैसे काम करते होंगे। तो अब है क्या ये प्रोसेस की चीजें सबके लिए सेम दिख रही है, बट ब्रेन क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है उसके वर्ल्ड व्यू में। पर अब यहाँ पे होगा कि डबल ट्रांसलेशन हो गया। एक तो जो न्यूटन का, उसने अपने वर्ल्ड व्यू से कुछ क्रिएट कर दिया। अब पहले क्या करना है कि आपको, आपके पास अपना एक वर्ल्ड व्यू है पूरा बिहार का, जिस तरीके की आप सेटिंग्स में पैदा हुए हो, आपको उसको ट्रांसलेट करना है, और साथ में अब उसके साथ मैच करना है ये जो आपको नया डेटा जो न्यूटन ने दिया था। फिर ये उसको हाँ, तभी एक डबल ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाता है, और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पूरा प्रोसेस। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रही है बात कि बिहार में जो तुम्हारा ट्रिप था, है ना, जो आपका ट्रिप था बिहार में, और जो आप एड जस्टिस के थ्रू गए थे, तो वहाँ पे जब बच्चों का आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि चीज़ें तो उनके पास कहीं बाहर से लाई जा रही है ना, या फिर बाहर से चीज़ें बताई जा रही है, प्लस उनका एक अपना वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। हाँ, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह ब्रेक करता हूँ, उसमें ब्रेक करता हूँ। उनका प्रॉब्लम बेसिकली क्या था ना, कि वो है कहाँ पे, उन्हें ये नहीं पता कि आपको किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है या कुछ लर्न करना है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ से आना है। मतलब अगर मैं आपको कहीं पे रैंडम किसी जगह पे छोड़ दूँ, तो आपको और बोलूँ कि आप घर चले जाओ, तो आपको तो पता ही नहीं है। पर आपको ये पता हो कि हाँ, अगर उस जगह पे मुझे छोड़ दोगे, उसके बाद मैं घर जा सकता हूँ। तो ये इस तरीके का है। और अगर इसको एक और एग्जाम्पल लें, तो ये ऐसा है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पे सबको गिटार मान लेते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि सबका गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे है, जो कोई उसके ऊपर केपो नहीं लगा, और सबका स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है, ए बी जी डी ये हमारी स्ट्रिंग्स है, और ये उसका स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है। और अब आप क्या कर रहे हो कि एक सॉन्ग मास्टर है, उसको आप टीचर मान सकते हो, वो प्ले कराना चाह रहा है। अब सब बच्चे प्ले करना चाह रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि सबका जो गिटार है, आप उस पर मान लो कि सबके ऊपर एक केपो लगा हुआ है, तो सबकी ट्यूनिंग चेंज हो गई है। अब पहले क्या करना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब डबल ट्रांसलेशन हो गया। पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि टीचर क्या बताना चाह रहा है, कि उसका किस पे रिदम बज रहा है। फिर उन्होंने उनको ये देखना पड़ेगा कि मेरी ट्यूनिंग कहाँ पे है, कि मेरा केपो कहाँ पे लगा हुआ है, उसके हिसाब से फिर हम ट्यूनिंग करेंगे। तो सेम चीज़ अब इसको अगर हम स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे न्यूटन है, न्यूटन ने वहां पे बैठ के लॉज बनाया, उसने यहाँ पे इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से कुछ देखा नहीं, और आपको स्टोरी पढ़ाई जाती है कि हाँ उसके ऊपर एप्पल गिरा, और उसको लग रहा है कि हाँ कि सब नीचे क्यों आ रहा है। तो वो उससे वो रिलेट कर ही नहीं पा रहा है बिहार का स्टूडेंट, क्योंकि उसके लिए तो वो एक्साइटिंग है ही नहीं ना, और वो उस वर्ल्ड व्यू में कैसे जाए। तो अब उसके लिए डबल ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, कि पहले तो उसका, क्योंकि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पूरा यूनिक है, उसका पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर यूनिक है, तो उसके अंदर कुछ पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस
पैटर्न्स के थ्रू वो अपने आसपास के वर्ल्ड को डिसाइफर करता है। और अब आपने क्या किया, उस आसपास के वर्ल्ड के अंदर भी एकदम एक्सटर्नल एक एलियन चीज लाके उसके अंदर ड्रॉप कर दी, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। अब वो उससे कैसे रिलेट करे, और फिर आपने जो पूरा उसके टेक्स्ट बुक्स क्रिएट किए वो भी सारे वहीं के रेफरेंसेस हैं कि हाँ ऐसे बॉल आ रहा है, ये स्लेज है। जिसने इन चीज़ों को इस तरीके से देखा ही नहीं वो करेगा कैसे। तो मैं वहाँ पे बिहार में देखता था तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते थे टिकटॉक से, क्योंकि उन्होंने, और उस टाइम पे टिकटॉक आया ही था इंडिया में, और वो था कि उन्होंने एक चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखा है और उसको ग्रो होते हुए देखा है। कि पहली बार कोई उनके यहाँ पे इलाके में कोई फ़ोन लेके आया, उसने एक रील्स बनाई, किसी का कोई डायलॉग बोला, और फिर उन्होंने देखा कि ऐसे 1000 लोगों में कैसे वो वायरल हो गए और फॉलो हो गए। तो उनको वो प्रोसेस समझ में आया, क्योंकि वो उनके वहीं पे बिल्ड हुआ है। तो आप इंटेलिजेंस को तो ऐसे वो नहीं कर सकते ना कि कंपेयर करके कि हाँ अब ये वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा न्यूटन की लॉज, पर इंटेलिजेंस तो यहाँ पे भी है ना कि उसने एक चीज को प्रोपोगेट होते हुए देखा, उसने देखा कि कैसे बिल्डअप होता है, पूरे को कॉपी किया। और फिर हम जब बिहार में गए थे तो हर कोई वहाँ पे टिकटॉक का एक क्रिएटर था, और इसीलिए वहाँ पे क्रिएटर इकोनॉमी इतना बूम कर रही थी। तो मतलब एक तरीके से अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो कि जो लर्निंग है उसको हम जितना डिसेंट्रलाइज तरीके से ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर लाएंगे, मतलब बॉटम अप होना चाहिए, अदर देन कि टॉप डाउन नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब लर्निंग जो है टॉप डाउन होने के कारण वो वो डबल ट्रांसलेशन में चला है हाँ हाँ हाँ। है ना। और अगर वो बॉटम अप है, कुछ आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो, और डबल भी किया सर, वो ट्रिपल ट्रांसलेशन में चला जाता है, क्योंकि जो इन्वॉल्व है। हाँ क्योंकि बिहार में है और वो अपनी बिहारी बोल रहा है, मगधी जो भी उसका लैंग्वेज होगा, फिर उसके बाद हिंदी है, और फिर उसके बाद इंग्लिश है। तो लैंग्वेज के साथ भी ट्रांसलेशन है, कंटेक्स्ट के साथ भी ट्रांसलेशन है। इतने सारे ट्रांसलेशन करेगा तो वो बिल्ड क्या कर पाएगा, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा हूँ। करेक्ट। सो इसलिए मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग और जो अपने आसपास के वातावरण को समझना, गांधी जी भी इसी को प्रोपोगेट करते थे कि स्टूडेंट की जो पढ़ाई है वो इसलिए होनी चाहिए कि वो अपने आसपास से सब कुछ सीख सके और आसपास के लिए सोल्यूशन ढूंढ सके, बिल्कुल सर। रादर देन कि वो वर्ल्ड व्यू लेके बैठा हुआ है और अपने अपने आसपास के जगह के बारे में उसको पता ही नहीं है। तो ये बहुत ही और इस पे मैं दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा सर। एक तो ये कि हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे आप, ये वर्ल्ड सबको एक जैसा है, पर हमें लगता है कि दुनिया ऐसी है जैसी हम इसको देखते हैं, पर ये ऐसी है नहीं, ये ऐसी है जैसी हम बिलीव करते हैं। और आप इसको, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है यूट्यूब, क्योंकि फेसबुक को तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाम दे दिया, बट यूट्यूब को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया कि स्टार्ट हुआ कि हाँ लोग वीडियो डाल रहे हैं। तो आप इसको देखोगे ना तो ये इसको एक वर्ल्ड मान लो, और फिर कैसे कैसे अलग अलग लोग आते हैं और वो इसको कैसे अलग अलग मीनिंग दिए जा रहे हैं। तो जैसे आप किसी के लिए, जैसे कंपनीज हैं उनके लिए, जैसे आप मार्केटिंग का देखो, तो पहले क्या करते थे, वो टीवी पे आपका एक ऐड आता था और वो अपना एक कंटेंट बनाते थे, एक स्टोरी होता था, और फिर लास्ट में ब्रांड का मैसेज होता था। वही चीज़ अब कहाँ पे होगी, वो कि एक क्रिएटर के पास ट्रांसफर कर दिया आपने। लोग यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके पास एक ऑडियंस है, और अब ब्रांड क्या कर सकता है, उस आइडेंटिटी में फ्यूज कर सकता है। तो उनके लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो गया। जिनके लिए टीचर्स के लिए क्या हो गया कि वो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म हो गया, कि पहले वो कोचिंग ऐसे क्लासेस में दे रहे थे, अब क्या करता है, एक टीचर है और आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी बड़ी रीच है, आप क्या कर सकते हो, जितने व्यूज उतना आपका अर्निंग हो गया। किसी के लिए यही शॉपिंग प्लेटफॉर्म हो गया कि आप अपने पूरा क्लोथ्स वगैरह सब दिखाए जा रहे हो। तो जिस तरीके से आपका वर्ल्ड व्यू है, आप जिस तरीके से आप उसको सोच रहे हो, प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम था और वो उस तरीके से पूरा चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज, एक और चीज है कि हम यहाँ पे हर कोई एक यूनिक पैटर्न के साथ क्रिएट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हर किसी के जो न्यूरॉन्स में जो क्लॉक्स हैं वो बहुत यूनिक फ्रीक्वेंसी पे ऐसे ऑपरेट करते रहते हैं सबका। और इसी से क्या होता है कि ह्यूमंस ने कम्युनिकेट करना शुरू किया। जैसे मैं कुछ फील कर रहा हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे वो बताने के लिए उसको या तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, या कुछ उसका लैंग्वेज के टर्म्स में बताऊंगा, या कुछ क्रिएट करूंगा। तो जैसे कोई आर्टिस्ट था, उसने अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस किया। वहीं आप फिलोसफी में जाओ तो आपको शंकराचार्य मिल जाएंगे, और फिर जब आप फिजिक्स में जाओगे तो आपको क्वांटम फिजिक्स मिल जाएगी, कि कैसे ये पूरा एक ड्रीम की तरह है, कॉस्मिक ड्रीम जैसे उन्होंने बताया था। तो फिलोसफी, साइंस, तो ये है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, जिसको जैसा समझ में आया वो अपना वर्ल्ड व्यू एक दूसरे को बताना चाहता है। और होता क्या है कि
एक जैसे एक आइटरेशन हुआ इस प्रोसेस का, फिर कोई दूसरा एक नए यूनिक पैटर्न के साथ पैदा हुआ, अब वो इस पूरे सिस्टम को कैसे देखता है, फिर वो एक नई चीज़ क्रिएट करता है, और ये ऐसे लेयर्स में चले जा रहा है चले जा रहा है। तो अब आज हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस है, मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, हमारे पास आर्ट है, फिर आप और कुछ क्रिएट कर दोगे। पर आप एक देखो कि अभी इस टाइम पे ह्यूमैनिटी को एक बहुत सही चांस मिला है कि हम इतनी सारी मल्टीपल लैंग्वेज क्रिएट करने के बजाय हम आए हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे आए हैं, लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स पे आए हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि आपका टेक्स्ट इमेज में चेंज हो जाता है, आप टेक्स्ट से प्रोटीन्स बना सकते हो, प्रोटीन से आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, आप अपना डीएनए जीनोम सीक्वेंसिंग करो, उससे आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अब क्या है कि पूरा ट्रांसलेट कर सकता है। आप क्या कर सकते हो कि जितने ह्यूमंस अभी तक इस वर्ल्ड में हैं, अभी जितना उन्होंने डेटा क्रिएट किया, आप वो सारा डेटा एक मॉडल के अंदर डालो, इधर से आप पूरा उसको एनर्जी सप्लाई करो और आप अपने एल्गोरिदम्स यूज करो। अब वो क्या करते हैं कि उसको ब्रेक करना शुरू करते हैं कि उस डेटा का फंडामेंटल फॉर्म क्या होगा, और वो फिर लास्ट में एग्जिस्ट करता है कि कुछ पैटर्न्स में एग्जिस्ट करेगा। और फिर उन पैटर्न से वो, क्योंकि अगर क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स और आपका फिलोसफी सेम हो सकता है कि मतलब कुछ तो अंडरलाइंग उनमें सेम होगा ना, तो वहीं पे फिर आपके ये चैट जीपीटी और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आते हैं, ये डेटा को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि अब आप इन पैटर्न से फिर आप कुछ दूसरे नए पैटर्न्स बना सकते हो। तो यहाँ से अब क्या हो सकता है कि हाइपर पर्सनलाइज लर्निंग की स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि आज तक हम क्या था कि क्लासरूम का सेटिंग था कि एक टीचर है और 50 स्टूडेंट्स है, सबको एक जैसा लेक्चर डिलीवर हो जाएगा। बट अब हमारे पास जब एआई होगा, तो एआई हमें कैपेबिलिटी देता है कि हर एक स्टूडेंट का जो उसका नीड है, जिस तरीके से उसका वर्ल्ड व्यू है, जिस तरीके से वो सोच रहा है, उसको केटर करते हुए उसके वर्ल्ड व्यू को हमें एक्सपेंड करना है, उसके पैटर्न्स को हमें एक्सपेंड करना है, और तब वो पूरा फ्लरिश करेगा उसका कि पूरा लर्निंग उसका तो ये जो हाइपर पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज लर्निंग जो आपने बताया, तो ये किस तरीके से अब हम वापस किसी छोटे शहर या गांव के अगर हम क्लासरूम को लें या वहाँ के बच्चों को लें, तो ये वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है? ये जो मॉडल बताया जैसे इसको कैसे किया है? बिल्कुल सर, जैसे अभी सर्वर में एआई स्टार्ट हुआ है जो कि इंडियन लैंग्वेजेस पे बिल्ड कर रहे हैं लैंग्वेज मॉडल्स। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास इतना सारा इंग्लिश में जो टेक्स्ट डेटा था, न्यूटन का ये था वो था, आपके एग्जाम्पल्स थे जो भी उसके सारे, अब आपके पास क्या है कि वो सारा डेटा आपने अपने मॉडल्स में फील्ड किया। अब आपका मॉडल ट्रांसलेशन कर सकता है आपके लिए कि आप जिस लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हो, और धीरे धीरे और एक्सपेंड करेगा। हाँ, इंडिविजुअल। जैसे मान लो मैं स्टूडेंट, हाँ। तो मतलब मेरे लिए लर्निंग अगर बनानी है तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी? हाँ, हम उसमें रीड कर ले। हाँ, हम उसमें कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि मैंने उसको एक एक प्रॉम्प्ट दे दिया उसको समझ गए। कि मेरा वर्ल्ड ये है, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो फिर क्या होगा कि जो जितने भी क्वेश्चंस वो प्रोड्यूस करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि न्यूयॉर्क से आपकी नोएडा फ्लाइट जा रही होगी या कैलिफोर्निया जा रही है, उसका स्पीड ये है। हो सकता है कि वो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बिल्ड करके देखिए, आपने एक पेपर प्लेन बनाया और आपने उसको अपने घर की छत से दूसरे घर की छत पे फेंक दिया और उसका स्पीड ये था, तो जैसे ही पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, आपको उसमें इंटरेस्टिंग लगेगा कि आज मैं एक छत पे खड़ा होकर फेंक के देखता हूँ कि मेरे दोस्त के छत पे मेरा एरोप्लेन गिरेगा, पेपर प्लेन गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो फिर आपको इस तरीके के एग्जांपल्स क्रिएट करके दे सकता है ये कि आप उसमें कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हो, आप उसमें लैंग्वेज सेट कर रहे हो, और फिर वो आपके लिए पर्सनलाइज लर्निंग होगी उसका। और इसी के साथ अगर न्यूरो साइंस फ्यूज कर दो तो फिर वो और बेटर हो जाएगा कि आपका आपका रिदम क्या कहता है, आपका अटेंशन कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है, इस तरीके की चीज़ें आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो, पढ़ते हुए भी आपका पूरा कैप्चर हो रहा होगा कि आपका कॉग्निटिव लोड कितना हो गया, कब ब्रेक की ज़रूरत है, आपने जो देखा वो आपके लिए एक्साइटिंग था या नहीं था, इस तरीके की चीज़ें। तो जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आगे एजुकेशन ये सिस्टम। कहीं पर हो रहा है इस तरीके का, कहीं एक्सपेरिमेंट हो रहा है या ये जस्ट इमेजिनेशन है? ये सर अभी चल रहा है, पर ये ऐसे पीसीज में फ्रेगमेंट है, काफ़ी अलग अलग लैब्स हैं जो अलग अलग तरीके से चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं कि ये अटेंशन पे, आपके एक्साइटमेंट पे, एंगेजमेंट पे, कॉग्निटिव लोड पे, तो वो ईजी हेडसेट बना रहे हैं। ईयरफोन, अब तो वो ईयरफोन के टर्म से भी आने लग गए कि आप ईयरफोन्स लगाते हो वही आपका ईजी सिग्नल कैप्चर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कॉग्निटिव लोड कितना है, आप फोकस्ड हो या नहीं हो। और एआई मॉडल्स की बात करें तो अभी हार्वर्ड का CS50 आई थिंक, तो उन्होंने इंटीग्रेट किया है इसको। तो हाँ,
तो वहाँ पे क्योंकि अभी चैट जीपीटी में क्या है कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हो वो आपको आंसर करता है, करेक्ट। पर उन्होंने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो आपको एड करता है, आपको आंसर तक पहुँचने में, आपको हिंट्स देता है, आपको ये बताता है कि आप आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है, आप इसको किस तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि आप उसको किसी भी तरीके से ट्रेन कर सकते हो ना। आपने उसको आंसर देने के लिए ट्रेन किया एक चैट प्लेटफॉर्म की तरह, तो आपको चैट की तरह देता है। और जैसे गूगल ने किया है कि उसने बहुत सारे मटेरियल्स को फाइंड आउट करने के लिए किया था, तो मटेरियल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ लोग इसको एआई मॉडल्स क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं कि आपके जो आप पहले आपके फिजिकल ऐसे मॉडल्स होते थे कि आप उनको पे करते हो अपने एड के लिए, तो अभी क्या है कि आपने एक एआई जनरेटेड एक फेस किया और फिर उसके साथ मार्केटिंग कर, हाँ, पर आपके साथ उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। आपको डेटा है, आपने डेटा को एक ऐसी फॉर्म में ब्रेक किया कि जिससे आप उसके मल्टीपल ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो ये जो हाइपर पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में आपने बताया, सो ये तो आज एआई के थ्रू हो रहा है, बट शायद इसके ट्रेसेस या इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हमारे अपने वैदिक सिस्टम में या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी कभी ना कभी इजाद किया गया था और इसकी चर्चा होती है। तो उसके बारे में आपने कितना रिसर्च किया या क्या जानकारी आप शेयर कर सकते हैं? उस पे सर मैंने दो चीज़ों को एक्सप्लोर किया। एक जो था मंत्र थे, राइम्स जो थे, एक म्यूज़िक और एक योगा। तीनों बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है और बहुत कमाल के प्रैक्टिस है। तो जैसे आज हम हाइपर पर्सनलाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या फिगर आउट किया ना कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, तभी तो हाइपर पर्सनलाइज कर रहे हैं ना हम उसको, कि उसको उस पोजीशन पे लेके आना है कि वापस की ब्रॉड वाला वो चीज़ समझ पाए। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना रिदम्स के टर्म्स में, क्योंकि ब्रेन के पास कोई एल्गोरिदम्स नहीं है, वो पूरा रिदम्स पे ऑपरेट करता है कि बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और ऐसे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और वो अरेंज्ड है कॉर्टिकल कॉलम्स में, बिलियंस ऑफ कॉर्टिकल कॉलम्स में। तो जहाँ पे रिदम कन्वर्ज करता है वो उसका मीनिंग डिड्यूस कर देता है, तो जैसी रिदम वैसा मीनिंग आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस पूरे सिस्टम को एक्सपेंड कर दें कि इसको इतना ब्रॉड मीनिंग का बना दें, या क्या कर सकते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे आइट्रेशंस करें और जैसा जैसा फील्ड चाहिए, जैसा आप बनना चाहते हो, वैसा वैसा रिदम्स को हम उसके साथ ट्यून कर दें। तो वो वही है ट्यूनिंग वाली बात, जैसे हम गिटार के साथ कर रहे थे कि केपो लग गया तो ऐसा नहीं है कि उस पर वो सॉन्ग बज नहीं सकता, बस हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कोड्स को कि क्या किस तरीके से प्ले करना है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के अलावा। तो फर्स्ट अगर हम योग की बात करें तो उन्होंने बिल्ड किया पूरा अष्टांग योग का सिस्टम एक बिल्ड किया, जिसमें मोटिव था कि आप किस तरीके से अपनी ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकते हो, अपनी रिदम्स को, क्योंकि जो आपका माइंड है वो सिर्फ ब्रेन की क्रिएशन नहीं, वो पूरी बॉडी की क्रिएशन है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे एक आसन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आसन में क्या किया उन्होंने, मल्टीपल पोस्चर्स हैं आपके पास। तो पोस्चर का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज क्या कर रहे हो और उसका वो कर रहे हो, उसमें है कि आप अपना ब्रीथिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर पोज में गए, आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हुआ, आपके ब्रीथिंग से आपका धीरे धीरे हार्ट रेट चेंज होना शुरू होगा, उसके थ्रू आपका ओवरऑल बॉडी का पल्स चेंज होगा, पल्स के थ्रू आपका पैरासिस का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो चेंज होगा, फिर आप किस तरीके की फूड की क्रेविंग्स आएंगी, क्योंकि पैरासिस का जो आपका गट ब्रेन का जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा पूरा। फिर आपकी फूड की क्रेविंग्स क्या होंगी, आप किस तरीके का फूड खाना चाहोगे, और तो ये करते करते फिर सात्विक खाना खाया जाए। हाँ कि किस तरीके का फूड होगा, और फिर उसके थ्रू जिस तरीके की रिदम्स होंगी। तो उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया कि एक चीज से किस तरीके से पूरे सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे आसन में हमने क्या किया कि ब्रीथिंग के थ्रू किया, फिर उन्होंने फूड के लिए एक सिस्टम बनाया कि इस फूड के पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप ये फूड मत खाओ ये मत खाओ, उन्होंने कहा इसके ये प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये बनना है तो आपको ये वाला फूड चाहिए, आपको ये बनना है तो आपको ये वाला फूड चाहिए। तो आपको अपने मॉडल को किस पे ट्यून करना है, किस चीज़ पे फाइन ट्यून करना चाहते हो, उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिसेस दी, और कौन कहाँ पे है उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें थी। कि किसी ऐसा नहीं कि हर किसी को सारे आसन फिट करते हैं, शायद आपको उस आसन की जरूरत ही ना हो, उस ब्रीथिंग पैटर्न की जरूरत ही ना हो, आपको बहुत काम होना है, आपको एक स्नाइपर बनना है, आपको बहुत टारगेटेड शूटिंग करनी है, तो आपका ब्रीथिंग बहुत स्लो होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो आप उस तरीके के आसन पे जाओगे जहाँ पे बहुत थोड़े ब्रेथ की जरूरत पड़ती होगी, इस तरीके का अटेंशन फोकस। योगा क्लासेस होते हैं, तो इसका मतलब ये इसमें गड़बड़ है। हाँ ये पूरा सिस्टम गड़बड़ है, ये तो बड़ा पर्सनलाइज हो गया जो ये पर्सनलाइज हो। बात। हाँ, तो तभी उन्होंने इतने साल पहले ये फिगर आउट किया था कि अगर एआई मॉडल्स वगैरह ये सब बिल्ड नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो कि अपने स्टूडेंट्स को लो, हर किसी की आप रिदम, हमको अगर टीचर का होता था कि आप उसकी रिदम को जानते हो, तो वहाँ पे फिर आपका नाड़ी वैद करके इन तरीके के कॉन्सेप्ट होते थे कि तीन आपकी प्रोमिनेंट कौन सी हैं, या और भी उन्होंने मेथड्स डिवाइस किए होंगे कि किसी की पर्टिकुलर रिदम्स क्या है,
और वो क्या करते थे, उसके सिस्टम को ट्यून कर देते थे, क्योंकि सेम वही वाली चीज, क्योंकि ब्रेन के पास एल्गोरिदम्स नहीं है, आपका वर्ल्ड व्यू है, आपकी जिस तरीके की वाइब्रेशंस होंगी उस तरीके से आप डेटा कैप्चर करोगे और उसी तरीके से मीनिंग डिड्यूस करोगे। सेम न्यूरो साइंस में भी आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आपका अटेंशन मैकेनिज्म काम करता होगा उस तरीके से ही आपकी सेंसेस डेटा कैप्चर करती होंगी आपके ब्रेन में, और जिस तरीके से डेटा कैप्चर किया और जिस तरीके से अरेंज हुआ वही आपके मीनिंग्स होंगे। तो उन्होंने आसन बनाया, फिर उन्होंने प्राणायाम बनाया, वो उससे भी एडवांस टेक्निक्स थी कि जब किसी पोस्चर में जाके ब्रीथिंग को मैनिपुलेट करना है तो क्यों ना ब्रीथिंग के रेशोज को ही हम कंट्रोल कर लें। तो ये एक प्रैक्टिस है जैसे अनुलोम विलोम है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसका भी बहुत बड़ा लिटरेचर है एक सिंपल प्रैक्टिस का, कि कैसे कैसे अलग अलग रेशोज से अलग अलग चीज़ों को ट्यून किया जा सकता है। तो वो प्रैक्टिस है जैसे आपकी बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि आपकी सारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है कि आपके हार्मोन्स किस तरीके से जाएंगे, आपका टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का, ब्रीथिंग रेट क्या होगा, हार्ट रेट, क्योंकि ये तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई अनुलोम विलोम जिसमें रेशोज से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ट्यून कर सकते हो, और जैसे ही आप इसको ट्यून करते हो आपकी बॉडी की पूरी ट्यूनिंग चेंज हुई। उससे क्या होगा कि आपका जो स्लीप का जो चेंज होगा, क्योंकि मेमोरी कंसोलिडेशन और ये सब की किस तरीके से आपका ब्रेन का फाइन ट्यूनिंग होगा, ये आपका स्लीपिंग स्टेज में हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा कि आपने पहले एएनएस को ट्यून किया, कॉन्शियस जब थे आप ब्रीथिंग वगैरह प्रैक्टिस से किया, अलग अलग रेशोज में लेके गए और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मान लेते हैं हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सेट कर दिया। अब आप सो गए, अब ये जो पूरा जितने भी हमारे पैरामीटर्स थे और जो वैल्यूज थी ये अब आपके साथ ये बॉडी पूरा ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी और वो उसके वर्ल्ड व्यू को इन्फ्लुएंस कर रही होगी। फिर जब आप आगे उठेंगे तो फिर आप वर्ल्ड को उस डिफरेंट वे से परसीव करेंगे और फिर ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा और आप धीरे धीरे वो बन जाएंगे जो कि आपका टीचर बनाना चाह रहा था। और फिर उसी में भ्रामरी प्राणायाम है जिसके थ्रू आप अपने आपका जो कि आप साउंड के थ्रू मैनिपुलेशन करते हो कि आप रेजोनेंस के थ्रू दोनों पार्ट्स को सेम सिंक में लाने की कोशिश करते हो कि न्यूरॉन का जो फ्रीक्वेंसी है और जो मेरा बॉडी कहना चाह रहा है, मेरा हार्ट का जो रिदम है, ये जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, जो पल्स है इसका, वो दोनों आपस में सिंक में आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें। या सो आई थिंक जैसे एआई वाले मॉडल में जो मुझे समझ में आया कि एआई के थ्रू आप चीज़ों को हाइपर पर्सनलाइज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ जो इंडियन वेलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की जो आपने बात कही उसमें कि गुरु का सही ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो गुरु, इसलिए वो गुरु शिष्य परंपरा शायद यस सर इतना स्ट्रांग था और इतना उसको वैल्यू किया जाता था कि टीचर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टीचर खुद कितना समझ पाता है कि किस तरीके से सबको समझाना है ना, और कैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं यस ताकि वो लोकलाइज हो सके लर्निंग। हाँ, और इंडिविजुअल लर्निंग उसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ था जिसका भी हम बात करें, जैसे योग का हमने बात की कि यहाँ पे ऐसे पूरा फिजिकल बॉडी का मैनिपुलेशन हो रहा है, रिदम्स का मैनिपुलेशन हो रहा है। सेम चीज़ उन्होंने मंत्र के साथ किया कि एक मंत्र है, एक पर्टिकुलर साउंड है, उसका पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। तो ऐसा नहीं होता था कि हर किसी को एक ही मंत्र उन्होंने दे दिया। आप एक पर्टिकुलर मंत्र देते हो, उसका पर्टिकुलर वाइब्रेशन है और आप धीरे धीरे उसके साथ अलाइन करना शुरू करते हो। तो जो आपके अंदर जो चीज़ें कम रह गई शायद वो उनको रिप्लेनिश कर रहा हो या आपको फाइन ट्यून कर रहा हो वो बनने के लिए जिसके साथ आप पैदा हुए हो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक सबसेट है उस कंप्लीट यूनिवर्स का, क्योंकि कंप्लीट तो कभी बॉर्न हो नहीं सकता यहाँ पे, तो उसके सब छोटे छोटे सबसेट है। तो उनकी ट्यूनिंग कैसे की जा सकती है, फाइन ट्यूनिंग, जिसके साथ वो पैदा हुए हो उसी में सबसे बेस्ट काम कर सके वो। तब उन्होंने ये मंत्र किया। और इवन आप अपना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम देखोगे उसमें भी ये रहता है कि पर्टिकुलर प्रहर है, पर्टिकुलर टाइमिंग है, उसका एक पर्टिकुलर राग का स्ट्रक्चर है, तो उसमें पूरा साउंड का स्ट्रक्चर है और फिर उसके थ्रू कैसे मैनिपुलेट किया जाए। और ये कोई ऐसे, मैं ऐसे कोई फिक्शन की बात नहीं कर रहा, तानसेन का तो हमने अभी सब सुना ही है, ये तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि जब उन्होंने राग दीपक गाया तो कैसे सब हीटअप हो गया था। तो ये काम करता है कि लाइक वाइब्रेशंस कैसे फाइन ट्यून कर सकती है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही रिदम्स के ऊपर बेस्ड है। और इसी में अगर मोर साइंटिफिक में जाएं तो अभी अनिर्बन बंदोपाध्याय सर हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल म्यूजिकल लैंग्वेज पे कि पूरा यूनिवर्स का लाइक ऑपरेटिंग लैंग्वेज क्या है। तो वो ऐसे 3D ज्योमेट्रीज पे जा रहे हैं, फ्रैक्टल्स पे, कि जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहा है। और उन्होंने टाइम क्रिस्टल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि फेजिक प्राइम मेट्रिक है और ये आपके ज्योमेट्रिकल म्यूजिकल लैंग्वेज है, इसके थ्रू ये पूरा वर्ल्ड कैसे अपनी एक्सपेंड कर रहा है और अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है और इन्फॉर्मेशन कैसे आगे प्रोसीड कर रही है। इंटरेस्टिंग। सो रजत, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि
हमारा DTU के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जो भी रिसर्च किया, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग तुमने रील्स के ऊपर और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके बारे में तुमने शायद रिसर्च किया। यस सर, वो क्योंकि आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि भारत की आई डोंट नो कितने परसेंटेज पॉपुलेशन, अगर तुम्हारे पास कुछ डेटा है, बट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स मतलब सब उसमें डूबे हुए हैं, बना रहे हैं, क्रिएटर्स भी हैं, देखने में भी लगे हुए हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, एंड वो कितना रियल है, कितना मतलब यूज़फुल है, नहीं है, ये सब हम लोग जानते हैं। बट तुम्हारे स्टडीज़ में, तुम्हारे रिसर्च में वो क्या निकल के आया जो जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है? और सर इससे पहले मैं इस पर बताना चाहूँगा कि रिसर्च मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया था। ये स्टार्ट हुआ कि एट जस्टिस पे हम काम कर रहे थे। मैं सेकेंड ईयर में था अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, और उस टाइम पे हमने एट जस्टिस बिल्ड करना शुरू किया। हमने डिफरेंट प्रैक्टिस स्टार्ट की, जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि वहाँ पे कितने लोग एडिक्टेड थे टिकटॉक से। तो हमने स्टार्ट किया मेंटरिंग से, किया मेंटर मेंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया कि आप एक मेंटर को असाइन करते हो एक स्टूडेंट के साथ। फिर हमने वहीं पे ऑन ग्राउंड वर्कशॉप्स के साथ काम किया। फिर उसके बाद हमने वर्चुअल क्लासेस पे काम किया। फिर इसको स्केल अप करने पे भी काम किया। बट हर चीज़ पे लास्ट में क्या था ना कि आप जैसे ही उस सिस्टम में उनको छोड़ देते हो, वो फिर वैसे ही हो जाते हैं कि आपने जितना एफर्ट डाला तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके दो ही सॉल्यूशंस हैं, या तो मैं एआई वाले वे पे जाऊँ जिसकी हाइपर पर्सनलाइज लर्निंग की बात कर रहे थे, या दूसरा हम न्यूरो साइंस में जाएं कि पूरा रिदम्स को ही फिगर आउट कर लें कि एक इंडिविजुअल कहाँ जा रहा है। तो वहीं से फिर मुझे ये रील्स का भी आइडिया आया था कि हर कोई, जैसे रिसर्च में मुझे पता चला कि एवरेज हर कोई 40 मिनट्स रील्स देखता है इंडिया में। 40 मिनट्स 24 घंटे? 24 घंटे में एवरेज है ये कि हर कोई मतलब हर कोई? हर कोई। कुछ परसेंटेज होगा ना जनसंख्या का, इतना परसेंटेज देखता है? उनका ऐसे डेटा था जिसमें कि ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल कितना देख रहा होगा कि जितने यूजर्स हैं 40 हाँ, मिनट दे। तो जितने यूजर्स होंगे इंस्टाग्राम पे तो वो ऑलमोस्ट अपना 40 मिनट्स अपने दिन का इसके ऊपर रील्स वगैरह पे लगाते हैं। और ये तो था कि आप एवरेज कर दो तब, बट अगर आप कुछ लोगों को देखोगे तो वो कम्प्लीटली एडिक्टेड है। जैसे हम स्टडी कंडक्ट कर रहे थे तब भी कुछ स्टूडेंट्स आते थे जो कि अगर उनका 4 आवर्स ट्रेवलिंग टाइम है मेट्रो में तो 4 घंटे वो रील्स ही देख रहे हैं। फिर ब्रेक टाइम मिल गया तो 6 घंटे हो गया, तो ऑलमोस्ट 4 to 6 आवर्स, 3 आवर्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से लोग रील्स देख रहे थे। सो मेरा था कि वहाँ पे भी लोग एडिक्टेड थे, तो ये इनको इन्फ्लुएंस क्या करता है, इसमें इतना एक्साइटिंग क्या है, और ये ब्रेन को किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि अगर हम योग के कॉन्सेप्ट पे जाएं और जिन चीज़ों की हम अभी बात कर रहे थे कि रिदम्स का, कि फाइन ट्यूनिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ का, तो अगर आपका डेटा हर मिनट में चेंज हो रहा होगा तो आपका मॉडल फाइन ट्यून कैसे कर रहा होगा। क्योंकि ब्रेन क्या है कि एक रैंडम स्टेट में फिर वो एक पैटर्न बनाता है, कुछ मीनिंग कंक्लूड करता है, फिर वो रैंडम स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये उसका पूरा प्रोसेस चलता रहता है इस तरीके से। पर अगर आप हर मिनट में ही अपना डेटा चेंज कर रहे होगे तो आप उस रिदम को जब सस्टेन ही नहीं कर रहे तो आप बन क्या रहे हो। हर मिनट मतलब रील्स का जो हर मिनट हाँ, हर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का एक रील होता है, और आप क्या करते हो कि उसको स्क्रॉल कर रहे हो। तो आप कितनी बार उस अपने मॉडल को चेंज कर रहे हो, और वो उसको अडेप्ट कैसे कर रहा होगा। तो मेन क्वेश्चन ये था कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो फिर हमने रिसर्च किया, तो क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड थे, कि हमारे पास लिमिटेड चैनल्स का एजी था और पीपीजी था जिससे के थ्रू हम अपना हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देख रहे थे, और ईडीए के थ्रू हम स्किन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टडी करते थे। तो हमने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से फ्रेम किया, क्योंकि ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स, आप उसको डायरेक्टली ऐसे तो स्टडी कर नहीं सकते, और ईजी का भी लिमिटेशन है कि वो इतना इन डेप्थ में नहीं जाता है कि कुछ पर्टिकुलर लेयर के न्यूरॉन्स तक ही जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से फ्रेम किया कि अगर किसी को एक्यूट स्ट्रेस दिया जाए, अगर आपको 10 मिनट का मैंने एक स्ट्रेसर दे दिया अचानक से कि आपको बहुत स्ट्रेस में डाल दिया, क्या उसके बाद रील्स कुछ इम्पेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है कि वो उसको रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हर कोई इसीलिए देख रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है। तो क्या उस टाइम पे वो काम कर पाएगा। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होगे उस टाइम पे तो क्या होगा कि आपका HP एक्सिस एक्टिवेट हो चुका होगा, कोर्टिसोल रिलीज हो रहा होगा बॉडी में, और आपका जो हाइपोथैलेमस का एक्टिविटी है वो बढ़ गया होगा, और हिपोकैम्पस का एक्टिविटी सप्रेस हो गया होगा। इनकी वजह से आपका लर्निंग रेट कम हो जाना चाहिए।
और ऐसी चीज़ में जब आप रील्स को दिखाना शुरू करोगे तब वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसका था कि जब उस स्टेट में आप रील्स दिखाओगे तो वो ये हेल्प नहीं करती कि आप काम हो जाओगे या और रिलैक्स हो जाओगे। इनफैक्ट कुछ केसेस में हमें देखने को मिला कि स्ट्रेस को और फर्दर इंक्रीज कर दिया उन्होंने, और कुछ केसेस में हमें देखने को मिला कि इवन आपका स्ट्रेस इंक्रीज भी कर रहे हैं रील्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा था कि आप सेम लेवल पे मेंटेन हो, तो वो हेल्प नहीं कर रहे थे। बट इसको फर्दर स्टडी किया जा सकता है कि एफएमआरआई, जिसमें हम ब्रेन का एमआरआई स्कैन्स करें और फिर देखें कि एक्टिविटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, कि क्योंकि उस हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसके थ्रू जो स्टडी किया जा सकता था वो ये था। अब इसको और डीप डाइव कर सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट कर रहा है, कि आपके ब्रेन को कितना डिसिंक्रोनाइज कर रहा है, क्योंकि रिदम्स जितने आप प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली मॉडल उतना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ब्रेन को रैंडमनेस पसंद भी है, कि आपको, वरना आपको रील्स पसंद ही नहीं होते ना कभी, कि उसको रैंडमनेस पसंद है क्योंकि उसको न्यू पैटर्न्स की क्रिएशन पसंद है। पर कितना रैंडमनेस हो और कितने पैटर्न्स क्रिएट हो और कहाँ पे वो कन्वर्ज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो एक फाइन बैलेंस का भी ज़रूरत है इसके अंदर, कि कहाँ पे ये कंक्लूड करे। तो उसके लिए बहुत काफ़ी रिसर्च होने की ज़रूरत है अभी। तो उसमें भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हाइपर लर्निंग की इस बंदे के लिए, इस पर्सन के लिए किस तरह के रील्स चाहिए और वो अपने हिसाब से रील्स देख सकते हैं। हाँ, रील्स की बात कर सकते हैं, बट उससे भी बेटर अप्रोचेज हो सकती है कि आप ब्रेन का, कि किस तरीके का डेटा उसको फीड किया जाए, किस तरीके की रैंडमनेस इंट्रोड्यूस की जाए, और फिर उसको कहाँ पे कन्वर्ज किया जाए। पर अभी तो ऐसे कि बहुत रैंडम डेटा है और आप ऐसे कंज्यूम कर रहे हो। वहाँ अगर टिकटॉक देखें बिहार में, जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था, और फिर जो यहाँ रील्स के बारे में जो रिसर्च की, तो अल्टीमेटली तो ये वेस्टेज ऑफ ब्रेन का रिसोर्स ही है ना। हाँ, ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस ब्रेन का मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहा है। हाँ, क्योंकि ब्रेन को, लोगों को क्या लगता है कि जैसे आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। ऐसे स्टिमुलेटर के हाँ, यूज हो रहा है, हाँ, स्टिमुलेटर की तरह यूज़ हो रहे हैं। बट वो उसका कोई हेल्प तो नहीं है, कुछ हाँ, कि डायरेक्शन तो नहीं है उसमें। हाँ, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं। इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, कि जो मेरी इससे पहले वाली रिसर्च थी, कि हमें क्या लगता है कि जो खुशी है वो, जैसे हमने कुछ किया तो हाँ, ज़रूर है कि आपके जब न्यूरो मॉड्यूलेटर्स रिलीज होंगे, जैसे डोपामिन जैसे न्यूरो मॉड्यूलेटर्स हैं, सेरोटोनिन जैसे, कि हाँ आपको खुशी हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वजह से खुशी होती है। वो है कि आपको उस पर्टिकुलर पैटर्न के क्लोज लेके जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपके पूरे ब्रेन में सिंक्रोनी आ रही होगी। तो खुशी हो सकता है कि उस चीज़ से होती होगी, जिस जिस जब पूरा ब्रेन एक चीज़ के ऊपर सिंक करता हो। और अब आप यहाँ पे इसमें रैंडम नॉइज डाले जा रहे हो, बहुत सारा डेटा किए जा रहे हो, तो आप वेस्ट करे जा रहे हो पूरे रिसोर्सेज को, अपने पूरे न्यूरोकेमिकल्स को डिप्लीट किए जा रहे हो, क्योंकि वो कुछ एक पैटर्न पे तो कन्वर्ज कर नहीं पाएंगे ना, कभी वो सिंक्रोनी अचीव हो पाएगी। और इसी में जो प्रीवियस रिसर्च था वो था कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पे, तो अभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है लोगों में। तो इवन एक स्टडी था, मेरे को थिएटर में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, कि जो भी मैं करेक्टर करता हूँ उसके बाद मैं कहाँ गायब हो जाता हूँ। कि अगर मैं कोई एक करेक्टर प्ले कर रहा होता था, तो कई बार स्टेज पे मुझे महसूस होता था कि अब इसमें रजत कहाँ चला गया, कि गायब ही हो गया अचानक से। तो फिर मैंने काफ़ी इसके ऊपर सोचा, फिर मुझे एक दिन एक पेपर भी मिला, रिसर्च पेपर, जिन्होंने एफएमआरआई स्टडी किया था। तो उनका ऐसा था कि एक्टिंग एक तरीके का न्यूरोकोग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें सप्रेशन ऑफ सेल्स होता है, मतलब सेल्फ होता है कि हाँ, कि आपके जो ब्रेन के जो सेल्फ प्रोसेसिंग के एरियाज हैं उनके अंदर सप्रेशन देखने को मिलता है। और फिर जो आपने जो पैटर्न्स क्रिएट किए होते हैं, जो रिदम्स क्रिएट किए होते हैं, इतना सारा प्रैक्टिस कर करके, जो आप थिएटर में डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे जो पैटर्न्स क्रिएट किए होते हैं, वो पैटर्न्स वो उस कैरेक्टर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पर आपका सेल्फ पूरा सप्रेस हो चुका होता है। तब आप अपने आप को एक अलग इंसान की तरह देख पाते हो। पर अब हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे इतना सारा डेटा कंज्यूम करे जा रहे हैं, बहुत रैपिडली डेटा चेंज हो रहा है, इतने सारे रिदम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीका करेक्टर क्रिएशन का प्रोसेस ही है। और जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की बात कर रहा था, तो उसमें भी यही देखने को मिला था कि जो डीएमएन रीजन्स हैं, जो कि सेल्फ प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे देखने को मिलता है कि सप्रेशन देखने को मिलता है, कि डीएमएन रीजन्स में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कि वो थोड़ा उनका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका ब्रेन किसी पर्टिकुलर चीज़ में सिंक नहीं कर रहा है, और आपके पास रैंडम करेक्टर्स आ गए हैं ब्रेन के अंदर इतने सारे, और फिर उससे आपको लो फील हो रहा है। और आजकल तो हर किसी को लगता है कि मेरे को लो फील हो रहा है, तो इसका रीज़न हो सकता है कि आप सिंक नहीं कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। इंटरेस्टिंग। सो रजत, एक्चुअली में
मुझे ऐसा लगता है कि, और हमारी इस पे बात भी हुई है कि जैसे कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद तुमने अपना एक ट्रेडिशनल जॉब का जो मार्केट होता है ना, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त चले गए होंगे, तुम्हें रिसर्च में बड़ा इंटरेस्ट आ गया Yes. ना, ब्रेन को समझने में लग गया, और ब्रेन को समझना आसान नहीं है, नामुमकिन है उस टाइम, वो वाली बात है। तो एज अ यंग रिसर्चर तुम्हें क्या लगा कि जो भी तुम्हें चाहिए रिसर्च करने के लिए, क्योंकि एक भूख जैसे तुम्हारे अंदर है वैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे भारतीय युवाओं के अंदर भूख होगी, तो क्या हम इन इन भूख को या इन रिसर्च ओरिएंटेड जितनी भी क्यूरियोसिटी है उसके हिसाब से हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि अगर हम विदेशों में देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में खास करके, तो वो लोग बहुत रिसर्च पे, साइंस पे बहुत खर्च करते हैं, सरकार बहुत खर्च करती है, और बड़े एडवांस लैब्स होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो क्या हमारे यहाँ वैसा सिस्टम है या हमें और सुधार करने की ज़रूरत है? सर यहाँ के सिस्टम का जो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है ना, वो है कि सेगमेंट जो किया हुआ है, आप 11th क्लास में डिसाइड कर देते हो कि किसको मेडिकल पढ़ना है, किसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, किसको साइंस पढ़ना है, और फिर आगे ये सेगमेंटेशन और फर्दर बढ़ता रहता है। आप इंजीनियरिंग में जाओगे, आपको एक ब्रांच में सेपरेट कर दिया जाएगा कि ये कंप्यूटर साइंस है, और फिर इसके बाद कर रहे हो। पर रिसर्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर रिसर्च को रीडिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या है कि आप बेसिकली जो आपके आसपास चीज़ें हैं आप उनको कंपेयर कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो। रिसर्च तो हर कोई कर रहा है ना, कि आपको एक स्मार्टफोन लेना है, आपको एक वॉच लेनी है, पर वो भी रिसर्च ही कर रहा है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब वहाँ पे उसका क्वेश्चन है कि मेरे को बेस्ट फ़ोन लेना है, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है। तो जो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या लेना है, तो आप रिसर्च करके क्या करोगे। तो इंडिया में मोस्टली जब मैं पीएचडी स्टूडेंट से मिलता हूँ और पूछता हूँ कि हाँ क्या, तो उनका था कि पीएचडी कर लेते हैं, मतलब ये फील्ड में मैंने पहले काम किया था, मैंने पहले कंप्यूटर इंजीनियर था, मैंने अपने फील्ड में काम किया था, तो अब मैं आगे पीएचडी भी इसी में कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से ड्राइव हो रहा है, बट इसमें ज़रूरत सेल्फ मोटिवेटेड कह सकते हैं हम, क्या ऐसा ऐसा कहना चाह रहे? नहीं, ये ऐसा है कि पब्लिक गुड के लिए नहीं है, सोशल गुड के लिए नहीं है। नहीं, ये ऐसा है कि जब तक आप किसी चीज़ को कंप्लीटली रिलेट नहीं करते ना, आप उससे एक्साइटेड नहीं हो, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हो, उसको उस तरीके से देखोगे नहीं कभी। तो पीएचडी फिर यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको सिर्फ अपने कुछ पेपर्स पब्लिश करने हैं और आपको एक डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी, वो उस तरीके से। और मोस्टली आप देखोगे इंडिया में कि पीएचडी करने के बाद लोग अपना फील्ड स्विच कर रहे हैं, कोई जॉब्स के लिए जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो चीज़ शुरू ही एक इंटरेस्ट के साथ नहीं हुई, जो कि मुझे क्रिएट करना है उस तरीके से, तो वो एंड कैसे करेगी उसके ऊपर। तो आपका जो सेगमेंटेशन हो गया, और फिर उसके बाद आप ऐसे इसी में प्रोसीड करोगे, तो बस आप कंप्लीट कर रहे हो। वो ऐसा ही होगा कि आप फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड में गए, और ऐसे करते करते आपने 12th कर ली। मतलब एक प्रोसेस डिफाइंड है, उसी में सब लोग हाँ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, पर रिसर्च क्या है कि जब आपको बड़े क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो आपको फिर इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक तो ये इशू है कि मतलब इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है नहीं है हमारा यहाँ पे। एजुकेशन सिस्टम। हाँ मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब, और जो ये 4 ईयर वाला प्रोग्राम चालू हुआ है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और सर इसमें एक और चीज़ है, इंटरडिसिप्लिनरी होने का मतलब ये नहीं कि मैं एक टाइम पे कितने 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि मैंने अपना एग्जांपल दूँ, अगर मैंने फर्स्ट ईयर में थिएटर किया, तो थिएटर की लर्निंग्स, उससे पहले मेरे पास क्या था, योगा की लर्निंग्स थी, कि किस तरीके से रिदम्स काम करते हैं। जोड़ के देख आप उनको कन्वर्ट क्या कर रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पजल के पीसेस हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो। द डॉट्स। हाँ, और फिर एक बिल्कुल डॉट्स जो है वो अलग अलग लर्निंग है, हाँ स्पेशलाइजेशन की लर्निंग है, हाँ उसको आप साथ कैसे ला पा रहे हो, हाँ पावर आपके अंदर कैसे है। हाँ ये एम्पावरमेंट अगर हमारी पढ़ाई के थ्रू हो, हमारे सिस्टम के थ्रू हो, तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। That's हाँ, what you mean to say. यस सर। क्योंकि जैसे अगर अभी जैसे हम हाइपर पर्सनलाइज लर्निंग की बात कर रहे थे, कि हम चैट जीपीटी और इनकी बात कर रहे थे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, तो वही क्वेश्चन है कि यूज केस कैसे आएगा आपके दिमाग में कि हम ऐसी चीज पे बिल्ड करें। वो तभी आएगा ना, तब आपके पास वो एक्सपीरियंसेस होंगे, Correct. कि जब आप कभी एडजस्टिस में आपने काम किया होगा, आपने ग्राउंड लेवल पे वो फील किया होगा कि लर्निंग किस तरीके से काम करती है, तभी तो आप इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तभी ओरिजिनल रिसर्च आएगा। तो अभी क्या है कि वेस्ट रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस ऐसा ही है कि आप मल्टीपल फील्ड से आते हो, ट्रांजिशन करना ईजी है,
आप एक आर्टिस्ट हो और आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, तो आपने 1 ईयर 2 ईयर कुछ प्रोग्राम किया और फिर आप उसके बाद यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हो और फिर पीएचडी कर सकते हो। बट यहाँ पे वो उस तरीके का सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले क्वेश्चन ही नहीं था ना, आप कुछ ढूंढ ही नहीं रहे और फिर आप पहले पढ़े जा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हाँ अब मुझे कुछ ढूंढना है इसके अंदर। पर यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो सकता है कि पूरा आपने थिएटर से कुछ लर्निंग की कि कैसे, अगर ये इतना इंटरेस्टिंग होता कि मैं आइंस्टाइन का करेक्टर अगर मैं स्टेज पे प्ले कर रहा हूँ और मैं कंप्लीटली उसके वर्ल्ड व्यू में चला गया हूँ, तब तो फिर मैं एक नेक्स्ट आइंस्टाइन बन गया ना। फिर मुझे क्या करना है, बस मैथ्स वगैरह कुछ सीखना है और फिर मैं पूरा इक्वेशन दोबारा लिखना शुरू कर दूँ। तो अगर इस तरीके की चीजें पॉसिबल हैं तो आपके पास एक वर्ल्ड व्यू आ गया कि हाँ चलो, अगर रिदम्स को इतना मैनिपुलेट किया जा सकता है कि एक इंसान के इतने क्लोज जाया जा सकता है कि उसकी क्रिएशंस को भी आप अपना बनाना शुरू कर दो, तो फिर आपको आता है कि आप अपना कंप्यूटर का जो आपका लर्निंग्स है उनको इसके साथ फ्यूज कर देते हो और एक नई चीज डेवलप होगी। तब फिर रिसर्च इस तरीके से काम करता है। पर यहाँ पर रिसर्च उस तरीके से काम करता नहीं है कि बहुत रेयरली कुछ लोग मिलते हैं जो कि सही में उस चीज़ के लिए इतने पैशनेट और मोटिवेटेड रहते हैं कि उन्होंने पीएचडी में एनरोल इसीलिए किया क्योंकि उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट था या उनके पास कोई प्रॉब्लम थी। यहाँ पे पहले लोग पीएचडी में एनरोल करते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पे लैब में क्या काम चल रहा था और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके छोटे छोटे आइट्रेशंस उसमें करते रहते हैं जो कि शायद इतने सिग्निफिकेंट भी नहीं होते। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो पूरा रिसर्च का के जो क्वेश्चंस और तुम्हारे दिमाग में किस तरह से क्वेश्चंस आए, और आई एम श्योर इससे बहुत सारे यंगस्टर्स जिन जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते होंगे उनके लिए बहुत सारी मैसेजेस इसमें से मिलेंगी कि कैसे डीप रिसर्च में जाएं और अलग तरीके से, और इंटरडिसिप्लिनरी खास करके जो रजत का अपना एक्सपीरियंसेस रहा है कि हर चीज़ को साथ में जोड़ के और फिर पजल्स के जो पीसेज हैं उसको साथ में लेके, हाँ, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है सभी के लिए। और तो रजत, अब आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ अगर मैसेज तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज हो। सर मैसेज तो यही होगा मेरी तरफ से कि एजुकेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप उससे पढ़ रहे हो। अगर एक बे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मनी कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, वर्ल्ड में मनी एग्जिस्ट करता ही नहीं, तब आप क्या करते? तो तब आप जो परस्यू कर रहे होते शायद वो एजुकेशन होती। सो आपको एजुकेशन को परस्यू करना चाहिए, आपको एजुकेशन लेनी चाहिए, वो इसलिए कि आप खुद को बिल्ड कर पाओ, आप खुद को समझ पाओ, बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी फिर धीरे धीरे फ्लो के साथ। थैंक यू सो मच रजत, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सर। बहुत ही मज़ा आया बात करके रजत के साथ, और उम्मीद है आप सबको हमारा आज का कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं ट्रैवर्स के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।